आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को हम देखेंगे, चैप्टर 71 पॉलिटिकल डायनेमिक्स हम देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। पीडीएफ आप ले सकते हैं हमारे चैनल स्टडी ग्लोस पे, टेलीग्राम पे। तो आप अभी इसको सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें तो ये क्या है। इलेक्शन को लेके रिफॉर्म्स मतलब इलेक्शन को कैसे सही किया जाए, लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा हो। आपको जान के हैरानी होगी कि 1996 के बाद असली रिफॉर्म्स आए हैं। पहले तो वोटर आईडी कार्ड तक नहीं होते थे। वोटर आईडी कार्ड तक 1996 के बाद आया, उससे पहले कुछ नहीं होता था। ठीक है, छोटा सा कार्ड या इलेक्टोरल रोल में नाम, बस वैसे वोट दीजिए। और बहुत दिक्कत होती थी, इलेक्शन में बड़ी धांधलीबाजी होती थी। लेकिन 1996 के बाद सब कुछ बदल गया। क्यों? क्योंकि भैया टी एन सेशन एक बड़े ही धाकड़ आईएएस ऑफिसर 1990 से लेकर 1996 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे और सबकी बखिया उधेड़ के रख दी उन्होंने। समझ रहे हैं? बिहार के तो इलेक्शन ही रद्द करवा दिए थे, वहां पे बूथ कैप्चरिंग हुई थी। ठीक है, तो हम बात करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। और ये कमिटीज है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। 2015 तक कमिटी आई है, लॉ आई मीन 2014 तक लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने डिस्क्वालिफिकेशन पे रिपोर्ट दी थी। आप देख लीजिएगा, ये 1971 से लेके पूरी ये 2015 तक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को हम कैसे पढ़ेंगे। चार चीजें देखेंगे। 1996 से पहले क्या था, 1996 को क्या हुआ, 1996 के बाद क्या हुआ, और 2010 तक क्या है। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 1996 से पहले क्या क्या होता था। देखो, उसमें कुछ ज्यादा था नहीं, लेकिन 1988 में पहले वोटिंग की एज थी 21 साल। बाद में उसको 18 साल कर दी गई। ठीक है, 61st अमेंडमेंट एक्ट 21 से 18 साल घटा के वोटिंग एज कर दी गई। मतलब अगर आप 18 साल के तो आप वोट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डेपुटेशन है ना, जो स्टाफ होगा इलेक्शन में जो इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, उसका डेपुटेशन कैसा हो, है ना, किस तरीके से वो इलेक्टर रोल्स को प्रिपेयर करेगा, कैसे उसको एम्प्लॉय किया जाएगा, उन सब के प्रावधान दिए। 1989 में सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इससे पहले बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी। ठीक है, लेकिन ईवीएम का कंसेप्ट 1989 में आया, है ना। और 1998 में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली की कंस्टिट्युएंसीज में ईवीएम से वोटिंग कराई गई। पहली बार गोवा में ईवीएम से वोटिंग हुई थी, पूरे स्टेट में, गोवा में 1999 में। 1989 से पहले बहुत बूथ कैप्चरिंग होती थी। बूथ कैप्चरिंग मतलब बूथ को ले लिया। बूथ को ले लिया मतलब जहां पे वोटिंग पड़ रही है वहां पे गुंडे आ गए, पूरे के पूरे बैलेट बॉक्स को ही उठा के ले गए। ठीक है, या वोटर्स को जाने नहीं दिया, या वोटर्स को धमकाया, या फिर ऑफिसर से भिड़ गए, या फिर जहां पे वोटिंग हो रही है वहां पे जबरदस्त झगड़ा किया ताकि वोटिंग कैंसिल हो जाए। ऐसा क्यों होता था? अगर जो इलेक्शन में खड़ा है उसको पता लग गया कि हमारा प्रतिद्वंदी जीत रहा है तो ये सब होता था। ठीक है, वो आपने बाहुबली का नाम सुना होगा, उनका काम यही होता था। तो ये सब बहुत होता, बूथ कैप्चरिंग। बिहार में तो बहुत हुई है। बिहार में तो बूथ कैप्चरिंग, बिहार यूपी में, स्पेशली बिहार में तो बहुत फेमस थी 1980s में। ठीक है ना, तो 1989 में बूथ कैप्चरिंग को भी बंद करवाया गया। कैसे बूथ कैप्चरिंग को रोका जाए इसके लिए भी प्रावधान दिए गए। और उसके बाद फिर इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको आज हम वोटिंग कार्ड बोलते हैं, वो भी इंट्रोड्यूस करवाए गए। ठीक है, अब 1996 में देखते हैं। 1990 में मैंने बताया टीएन सेशन आ गए, टीएन सेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। और फिर 1996 के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए। ठीक है, वीपी सिंह की सरकार थी 1990 में, उन्होंने कमेटी बनाई और अल्टीमेटली उन कमेटी ने कुछ सुझाव दिए जिनको एक्सेप्ट भी किया गया। सबसे पहले तो यह था कि भैया ऐसा है, 3 कैटेगरीज के लोग कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो कैटेगरीज है, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको 3 में बांटा गया। सबसे पहले तो वो कैंडिडेट जो कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से है, कांग्रेस, बीजेपी, वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरे जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से हैं, और तीसरे जो निर्दलीय हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालीफाई भी आपको करा जाएगा अगर आपने नेशनल फ्लैग को इंसल्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंसल्ट किया, नेशनल एंथम को आपने प्रिवेंट किया, मतलब राष्ट्रगान हमारा, ठीक है, कहीं पे भी गाया जा रहा है और अगर आप उसको प्रिवेंट कर रहे हैं तो आपको सजा होगी, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
समझ रहे हैं, इलेक्शन ही आप नहीं लड़ सकते। तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 के तहत ये किया गया। उसके बाद ये आज आप भी देखेंगे, कई बार क्या होता है, वोटर्स को खरीदने की कोशिश की जाती है, बहुत सारे इसके तरीके होते हैं। सबसे बढ़िया चीज क्या है, नशे के आदी है ज्यादातर लोग, शराब दे दो, पैसे दे दो, खाना दे दो, ऐसे वोटर्स को खरीदा जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, यहां पे कई बार क्या होता है, ये सेल ऑफ लिकर जो होती है ना, वोटर्स को दिया जाता है ना, ताकि उनको रिझाया जा सके। लेकिन 48 घंटे पहले, दो दिन पहले, मतलब जब इलेक्शन होने वाले हैं उससे 48 घंटे पहले आचार संहिता लग जाती है। उस वक्त आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और अगर ये रूल को तोड़ा गया तो 6 महीने की सजा या फिर 2000 तक का जुर्माना है। आप समझ रहे हैं, ये 1996 के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थे। ठीक है, उस समय सारी चीजें होती थी, इसीलिए इसको रिफॉर्म किया गया। उसके बाद टाइम लिमिट बढ़ा दी गई, बाय इलेक्शन 6 महीने के अंदर होंगे। ठीक है, और इलेक्शन भी 6 महीने के अंदर, एक बार डिसॉल्व हुई तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराओ। ठीक है, उसके बाद अगर, अब आपको पता ही है कि जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन छुट्टी होती है, तो छुट्टी का आपको पैसा मिलेगा। मान लीजिए वेंसडे को इलेक्शन है, अब वेंसडे को तो आपको ऑफिस जाना था, लेकिन वेंसडे को कोई छुट्टी, तो ऐसा नहीं कि उस दिन का जो कंपनी है वो पैसा काट ले। अगर वो ऐसा करती है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, जेल भी होगी, जुर्माना भी होगा। एक कैंडिडेट 2 ही कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है, यह भी 1996 में था। ठीक है, उसके बाद आप बंदूक लेके या कोई हथियार लेके पोलिंग स्टेशन पे नहीं जा सकते। ऐसा कई बार होता था, नेता गए, वोटिंग पड़ रही है, वोट पड़ रहे हैं, और ले गए बंदूक लेके, पूरा जखीरा उनके साथ चल रहा है, उनके बॉडीगार्ड्स बंदूक लिए, पूरा एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, है ना। तो ये भी बंद किया गया, है ना। आप वोटिंग, ये पोलिंग स्टेशन पे आर्म्स नहीं ला सकते, किसी भी तरीके का आर्म्स नहीं ला सकते, समझ रहे हैं। और उसके बाद जो इलेक्शन कैंपेन थी, पहले क्या था, ये 20 दिन तक होती थी इफेक्टिव, लेकिन अब इसको 2 हफ्ते तक, 14 दिन तक किया गया। ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। तो 20 दिन से 14 दिन तक ये कैंपेन जो है, इफेक्टिव कैंपेन जो है, ये इसका जो टाइम लिमिट है वो घटा दिया गया। उसके बाद 1996 के बाद क्या हुआ, 1996 के बाद पोस्टल बैलेट से वोटिंग हर जगह कुछ केसेस में हुई, ज्यादातर ईवीएम से ही अब रिप्लेस होने लगा। ठीक है, जैसे ही गोवा में सक्सेसफुल इसको ऑप्ट किया था। उसके बाद प्रॉक्सी भी लगाई जा सकती है। अगर मान लो कि कोई इंसान वोट नहीं कर पा रहा है तो उसकी प्रॉक्सी भी, उसके प्रॉक्सी क्या होती है, उसके बिना पे कोई वोट दे सकता है। ठीक है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं था, ये किसके लिए था, जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हैं, वो कुछ उनको प्रॉब्लम है, वो वोट देने नहीं आ पाए, तो उनके बिहाफ पे कोई वोट दे सकता है। यह भी इसमें प्रावधान किया गया, समझ रहे हैं। उसके बाद जो भी कैंडिडेट है, जो नामांकन दायर जिसने किया है, ठीक है, जो इलेक्शन लड़ रहा है, उसको अपना नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा और पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब इस इंफॉर्मेशन में क्या था, कोई उसके ऊपर क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, उसको कॉन्विक्ट तो नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि पिछले बीते 6 महीने में उसके ऊपर कोई बहुत ही गंभीर आरोप है, केस चल रहा है, 2 साल से ज्यादा तो उसको सजा नहीं हुई है। अगर ऐसा है तो उसका नामांकन रद्द किया जाएगा। ठीक है, उसके पास कितना पैसा है, कितने एसेट्स हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि बहुत पैसा ड्यू है। अब कल को विजय माल्या मान लीजिए इलेक्शन लड़ने आ गए, ठीक है, तो अपना नामांकन के साथ ये सब दाखिल करेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, 1996 के पहले कुछ भी नहीं होता था। बड़े बड़े गुंडे मर्डरर्स आ जाते थे, इलेक्शन लड़ लेते थे, जीत जाते थे। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है कैंडिडेट की। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा की वोटिंग में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया। ठीक है, ये 2003 का है, बेसिकली 2003 में सारे प्रोविजंस आए। उसमें क्या था, राज्यसभा की बात करें तो पहले क्या होता था कि राज्यसभा में जो लोग चुन के आ रहे हैं, वो जहां से चुन के आ रहे हैं वहीं के होने चाहिए थे। ये प्रोविजन हटा दिया गया, कहीं पे भी हो इंडिया के, आप राज्यसभा में चुन के आ सकते हैं। उसके बाद ओपन बैलेट सिस्टम। ओपन बैलेट क्या होता है, ओपन वोटिंग, सबके सामने वोटिंग होगी। ठीक है, पहले क्या होता था, सीक्रेट बैलेट होता था, शांति से वोटिंग होती थी, इसमें क्रॉस वोटिंग हो जाती थी। क्रॉस वोटिंग क्या होता है कि मान लीजिए आपको वोट करना है अपनी पार्टी के लिए, लेकिन आपने वोट कर दिया किसी दूसरी पार्टी के लिए, पता ही नहीं उनको क्या हुआ। तो कई बार क्या होता था कि ऐसे क्रॉस वोटिंग हो जाती थी, तो इसीलिए राज्यसभा में सबके सामने ओपन बैलेट हुआ, ताकि सबको पता रहे। और बेटा अगर इसमें तुमने जरा सी गड़बड़ की तो पार्टी नाप देती थी। ठीक है, उसके बाद पार्टी खूब सारा पैसा एक्सेप्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ गए हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में तो
एक तरीके से वहां पे तो जिसने पैसा दिया है उसका नाम भी नहीं बताया जाएगा, हालांकि उसके फायदे भी है, ठीक है, लेकिन नुकसान क्या, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई। नुकसान तो नहीं कहेंगे, ट्रांसपेरेंसी, अब आपको पता नहीं चलेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को कहां से पैसा आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टी चंदे पे चलती है ना, वो ऐसा थोड़ी ना कि उनको कोई फिक्स सैलरी है, तो ये चीज है, समझ गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी यहां पे प्रोविजन है, ठीक है। अ, ऐसा है, इलेक्शन कमीशन ने यहां पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बोला कि उनको एक पर्टिकुलर टाइम दिया कि इस टाइम तक पार्टी जो है, आप पार्टी के जो एजेंडा है, ठीक है, वो आप प्रोपेगेट कर सकते हैं, जो केबल टीवी, जो न्यूज भी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि पार्टी के एड्स आते हैं, है ना, आम आदमी पार्टी हो गई, बीजेपी, ये सब एड्स देती है अपने, ठीक है, तो ये सब टीवी पे आते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब आचार संहिता लग जाएगी 48 घंटे, तब नहीं। ओके, तो ये चीज है। उसके बाद आखिरी 2010 तक क्या है, ठीक है, मतलब 2010 के बाद क्या है। देखिए 2010 के बाद एक तो सबसे पहले ईवीएम आ गया, है ना, आपको पता ही, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतलब वीवीपीएटी, ठीक है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। अब क्या होता है, आप वोट करेंगे और अब तो पर्ची भी निकलती है ना, हालांकि वो पर्ची आप घर में नहीं ले जा सकते, ये मत सोचिएगा कि पर्ची निकाल के घर में ले गए। वो पर्ची निकलती है कि आपने इनको वोट दिया और वो फिर गिर जाती है, ठीक है, वो 30 सेकंड के लिए होती है ना। तो वीवीपैट की बात करें तो वीवीपैट आ गई, ईवीएम आ गई। तो ईवीएम बहुत, अब ये मैंने आपको पिछला बताया था कि ईवीएम से वोटिंग बहुत आसानी से हो जाती है ना। फिर दोस्तों यहां पे टाइम लिमिट भी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए दी गई, मतलब कि मान लो किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना है, वो करप्ट है, उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, तो 3 महीने की टाइम लिमिट है, समझ रहे हैं। तो 3 महीने की यहां पे टाइम लिमिट दी गई कि 3 महीने तक आप इसको देखिए, पूरा जांच करिए और फिर डिस्क्वालीफाई करिए। कोई भी ऑफिशियल अगर करप्ट प्रैक्टिस में पाया गया, डिस्क्वालीफाई करो, ठीक है। प्रोविजंस दिए गए हैं कि कुछ प्रोविजंस है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको भी वोटिंग राइट्स दो, ये भी इसमें प्रोविजंस है। उसके बाद ऑनलाइन एनरोलमेंट, ये सबसे बड़ी बात है, मैंने भी ऑनलाइन ही किया था इस बार के जो इलेक्शंस हुए थे, मतलब मुझे कुछ वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कराना था, तो अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। ऑनलाइन एनरोलमेंट, इलेक्टोरल रोल, पहले आपको याद होगा लाइन में लग के आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना पड़ता था, लेकिन अब आप ऑनलाइन करवा लीजिए। नोटा सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोटा सिस्टम की बात करें, नन ऑफ द एबव, नोटा भी होगा, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स के नाम होगी, साथ ही साथ नोटा भी होगा। नोटा मतलब हमको किसी को नहीं चुनना है, तो नोटा पे भी लोग बटन दबा सकते हैं अगर वो किसी भी पार्टी से खुश नहीं है। उसके बाद एग्जिट पोल्स, इधर इलेक्शन हो रहा है, लोग वोट करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं मीडिया कर्मी वहां पे खड़े रहे और बोले कि आपने किसको वोट दिया, ये नहीं हो सकता, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये इलेक्शन कमीशन ने इस पर रोक लगाई। एग्जिट पोल्स वो कर सकते हैं, करते भी, आपने देखा ही होगा, लेकिन इलेक्शन के समय नहीं कर सकते, समझ गए। उसके बाद अगर कोई इंसान जेल में है वो भी इलेक्शन लड़ सकता है, हालांकि कोर्ट इससे सहमत नहीं था। पटना हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था ऐतिहासिक कि जो इंसान जेल में है या पुलिस कस्टडी में है वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, उसके पास राइट टू वोट भी नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट ने और स्टेट लेजिस्लेचर ने यहां पे एक लॉ बना दिया, ठीक है, मतलब इधर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में कुछ प्रोविजन जोड़ दिए, ठीक है, कि वो तभी इलेक्शन नहीं लड़ेगा अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में जो प्रावधान लिखे हैं अगर उसके हिसाब से वो चल रहा है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, भले वो जेल में हो चाहे ना हो, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। उसके बाद अगर कोई एमपी जो है उसको, एमपी एमएलए उसको कॉन्विक्ट किया गया, ठीक है, चार्जशीट दाखिल की गई उसके ऊपर, तुरंत उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, तुरंत, इसमें तो सोचना भी नहीं है। ये 2013 2014 का सब कुछ है। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर की जो सीलिंग थी उसको बढ़ा दी गई, मतलब आप ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, है ना। हालांकि करोड़ों करोड़ों, देखिए ये सब जो पैसे की जहां तक बात है तो ये सिर्फ आंकड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि आप 70 लाख तक खर्च कर सकते हैं, पहले 40 लाख था, ठीक है, लोकसभा में, लेकिन दोस्तों करोड़ों तक जाता है ये, है ना। एक एमपी जो है वो करोड़ों, 2-3 करोड़ रुपए खर्च करता है, ठीक है। उसके बाद ईवीएम की बात करें, ईवीएम और बैलेट पेपर्स में अब कैंडिडेट्स की फोटो भी होगी, सिंबल और कैंडिडेट की फोटो भी, तो ये पता चलेगा जो वोट डाल रहे हैं कि उन्होंने किसको वोट डाला है। तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थे आपके सामने, आई होप आपको पसंद आए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।